नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं। जितने भी दोस्त हमारे इसमें सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को इस रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये आपकी डीबी के लिए जो लिस्ट आई है जिसमें रोल नंबर आपके शो किए गए हैं, ठीक है, तो उसका 26 मई को डीबी होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आपको 10 दिन का समय मिला है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से चेक करके उन्हें जो कमी हो तो उनका एफिडेविट बनवाकर आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों में दोस्तों मैं भी एक हूं और मेरा भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों स्टेनो और क्लर्क में भी सिलेक्शन हो रखा है। तो इस प्रकार से आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं लगातार तैयारी करके, ठीक है। एक दोस्तों चीज़ होती है कि आपको खरगोश की तरह नहीं चलना। मतलब जब एग्ज़ाम आए तो आपको ये नहीं कि दिन रात आपको 18-18, 15-15 घंटे पढ़ना है। आपको निरंतर अपनी तैयारी करनी है और तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। हम दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और बीपीडीओ पटवारी लेखपाल के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम चौथा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। जो लोग हमारी इस सीरीज से पहले से जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि हम अपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दोस्तों आपकी एक रिवीजन के तौर पर क्लास चलाई जा रही है। इसमें पूरे 40 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों पिछले 3 प्रैक्टिस सेटों में 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम दोस्तों 120 से लेकर 160 तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का एसआई में नहीं हुआ है और उन्होंने तैयारी की थी तो वह निराश ना हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये तो चीज़ आती रहेगी जाती रहेगी, पर आपको समझना है कि आपने गलती कहाँ पर की है और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं तो आप वहाँ उस गलती को ना दोहराएं, तो उस चीज़ को आप क्लियर कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही होती है कि आप अपने आप से मोटिवेट हों कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप उस तैयारी के दौरान कहाँ पर कमियाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा, परखना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही कहना है कि आप तैयारी निरंतर करते रहिएगा। आपने जहाँ भी थोड़ी ढील डाली तो वहीं पर दोस्तों आप बहुत से बच्चों से पीछे हो जाते हैं। आप अगर डेली 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वह काफ़ी है, क्योंकि किसी दिन आपने पूरे दिन पढ़ा और फिर एक दिन आपने रेस्ट कर लिया तो वह दोस्तों तैयारी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो निरंतर तैयारी करते रहिएगा, आपसे बस मेरा यही कहना है, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम हैं आने वाले दिनों में, उस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप बस अच्छे से तैयारी करते रहना, चाहे आप कहीं से भी करें, कोचिंग के थ्रू करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, अपने नोट्स को पढ़ें या फिर दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से करें, ठीक है। तो कहीं से भी करें, पर आप लगातार तैयारी करोगे तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन है कि देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पिछली क्लास का होमवर्क था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2001 में। 2001 में देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और दोस्तों 2011 में ही फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। और फुटबॉल खेल में दोस्तों एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 11-11 सब कुछ दोस्तों 11 है फुटबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वर्ष 2011 में जो आपकी 15वीं जनगणना हुई थी भारत में, तो इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद था देहरादून। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि उत्तराखंड का वह जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक नगर हैं, तो उसका आंसर होता है हरिद्वार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है गर्भगृह, दूसरा मंडप और तीसरा दोस्तों सिंह द्वार। इन 3 भागों में बद्रीनाथ मंदिर को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? काठगोदाम यह दोस्तों गोला नदी के तट पर बसा है और गोला नदी का जो पौराणिक नाम है तो वह भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना होगा परुषणी। ठीक है, तो गोला नदी का परुषणी नहीं, पुष्पभद्रा। तो गोला नदी का प्राचीन नाम जो है तो वह आपका पुष्पभद्रा है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। गोला नदी के तट पर जो सबसे बड़ा शहर है तो वह आपका हल्द्वानी आता है और गोला नदी दोस्तों ये आपकी नैनीताल के पहाड़ पानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और किच्छा से दोस्तों यह राज्य से बाहर हो जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है। जमरानी बांध यह दोस्तों आपका गोला नदी पर बन रहा है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना होगा 102 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये प्रश्न दोस्तों जो 11 मई को लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप सभी का क्वेश्चन ये सही होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इजी का मतलब ये इन्फॉर्मेशन सभी को पता होगी कि ये उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था जो कि 27 मार्च 2016 को लगा था। ठीक है, इस समय दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे तो वह हरीश रावत थे और राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल। ठीक है, और इस समय हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे तो वह KM जोसेफ थे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा आपातकाल था जो कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों हटाया गया था। और कब से कब तक रहा था? तो 27 मार्च से 12 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ये कुछ दोस्तों उत्तराखंड के कांड दिए हैं जो राज्य में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला है खटीमा गोलीकांड, तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। रामपुर तिराहा गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। मसूरी गोलीकांड ये दोस्तों 2 सितंबर 1994 को हुआ था। 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को दोस्तों गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो मानसरोवर यात्रा ये लिपुलेख दर्रे से प्रवेश करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मानसरोवर यात्रा की हम बात कर लें तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इस समय दोस्तों ये यात्रा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है तो वहां से होया करती थी। फिर दोस्तों उस दर्रे पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब यहाँ से मानसरोवर यात्रा नहीं गुजरेगी। ठीक है, और बाद में दोस्तों आपका लिपुलेख दर्रे को खोला गया और यहाँ से इस यात्रा को आयोजित किया जाता है। इस यात्रा में दोस्तों ITBP के जवान, ठीक है, और उत्तराखंड में कुमाऊं विकास निगम ये आयोजित कराता है। ठीक है, तो ये 2-3 संस्थाएं हैं जो इसे आयोजित कराती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया? तो 27 अप्रैल 2017 को ऋषिकेश को महानगर घोषित किया गया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और 2017 में ही दोस्तों इससे नगर निगम घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ऋषिकेश के साथ साथ कोटद्वार को भी दोस्तों 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। वर्तमान में उत्तराखंड में 11 नगर निगम हैं। 31 अगस्त 2024 को उत्तराखंड में 2 नई नगर निगम बनी थी जिसका नाम है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को जब बना तो यह देश का 27वां राज्य था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड भारत में झारखंड राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे।
तो उत्तराखंड के छठे जो राज्यपाल थे तो वह कृष्णकांत पोल थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और वर्तमान में जो गुरमीत सिंह हैं तो वह 8वें राज्यपाल हैं। तो एक बार दोस्तों पूरी लिस्ट को हम जान लेते हैं, क्योंकि ये क्रम एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के पहले जो राज्यपाल थे वह सुरजीत सिंह बरनाला थे। दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल आता है। तीसरे BL जोशी, और इनका दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल है। चौथे हैं मार्गरेट अल्बा, जो कि पहली महिला राज्यपाल हैं उत्तराखंड में। 5वें राज्यपाल हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी, और ये दोस्तों प्रथम मुस्लिम हैं और इनकी दोस्तों डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 6ठे राज्यपाल हैं कृष्णकांत पोल, जो कि इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था, जो हमने ऊपर पढ़ा। 7वीं है दोस्तों VV रानी मौर्य, और ये दूसरी महिला हैं और वर्तमान में है गुरमीत सिंह। ठीक है, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन आपको चाहे भले से इजी मिल रहे हों, पर आपको वह क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में पूरे फैक्ट्स के साथ कराया जा रहा है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज को चलाना का जो मेन मोटिव है तो वह आपका अच्छे से रिवीजन कराना है। अगर आप दोस्तों इसे थोड़ा समय देकर पूरा देखते हैं तो आपका एक रिवीजन अच्छे तौर पर हो जाएगा। ठीक है, शर्त यह है कि आप दोस्तों चैनल से रेगुलर जुड़े रहना। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस सीरीज से जुड़िएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है बागेश्वर मेला, और बागेश्वर में दोस्तों उत्तरायणी मेला लगता है। तो यही दोस्तों आपका सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। उत्तरायणी मेले का उल्लेख जो मिलता है तो वह होली हिमालय में मिलता है, और होली हिमालय जो पुस्तक है तो वह शेरमन ओकले की पुस्तक है, जो कि 1905 में लिखी गई थी। ठीक है, उत्तरायणी मेला ये दोस्तों उत्तराखंड में ऐतिहासिक मेले के तौर पर उत्तराखंड के इतिहास से भी जुड़ा है। मतलब यहाँ दोस्तों कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को। ठीक है, तो कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ था तो वह आपको याद रखना है उत्तरायणी मेले में बागेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है। तो गंगानी तप्त कुंड यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए, जब आपको 40 डेली क्वेश्चन कराए जाते हैं तो उसमें मेरे द्वारा जो कुछ बोला जाता है तो वह दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन आपको गलत बता दिया जाता है। गलत बताने का मतलब कि माइंड में कुछ और चल रहा होता है और दोस्तों मुंह से कुछ और निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां दोस्तों हो जाती हैं, पर आप दोस्तों उसे मुद्दा बना लेते हैं, जो कि दोस्तों अच्छी बात नहीं है। जब आप खुद भी पढ़ते हैं या फिर आप किसी से बात करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं पर निकल कुछ और जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मैटर मत बनाया करें, क्योंकि दोस्तों अच्छा नहीं लगता। इतने सारे क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, ठीक है, फिर उसकी डिटेल जाननी होती है, आपके सामने उसे परोसना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ सहयोग बरता करें, आपसे मेरी विनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया। तो अंग्रेजों ने गोरखाओं को जो हराया था तो वह 1815 में हराया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और उसके बाद दोस्तों कुमाऊं में अंग्रेज आ गए और फिर कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ, और कुमाऊं कमिश्नरी में दोस्तों जो पहला कमिश्नर बना तो वह ई गार्डनर बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। दोस्तों कोटेश्वर बांध का जो निर्माण किया जा रहा है तो वह आपका भागीरथी पर किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी पर टिहरी गढ़वाल में यह बांध बना है। ठीक है, जो आपका टिहरी बांध है उस टिहरी बांध से ऊपर दोस्तों ये बांध बना हुआ है कि जिससे जो टिहरी बांध का जलाशय है वहां पर पानी का प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो पानी के प्रेशर को कम करने के लिए ये एक बांध बनाया गया है, और इस प्रकार के बांध दोस्तों हर बांध पर बनाए जाते हैं जिससे पानी का प्रेशर जो मेन बांध है उस पर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना कब की थी। तो देखिए, काशीनाथ नाम का एक अधिकारी था जिसने काशीपुर की स्थापना की थी 1639 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना ये जो प्रारंभ की गई थी तो 2009 में प्रारंभ की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई है। तो उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना जो शुरू की गई तो 2009 में शुरू की गई थी। मतलब उत्तराखंड में जो दोस्तों शिक्षकों को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो वही आपका राज्य शैक्षिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार दोस्तों अब सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो सलेश मटियानी शब्द जोड़ा गया तो वह 2011 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। तो सिरतान जो कर था तो वह आपका एक नगद केवल नगद संबंधी कर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों कर व्यवस्था अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, चाहे आप अगर स्टेनो वाला या क्लर्क वाला पेपर उठाकर देखें तो वहां पर आपको यहां से प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चंद वंश में 68 कर लगे थे। ठीक है, और इन करों को जो समाप्त किया था तो वह गोरखाओं ने समाप्त किया था। एक मोनाकोट ताम्रपत्र आता है जो कि लक्ष्मी चंद का है, और इस मोनाकोट ताम्रपत्र में दोस्तों 68 करों का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चंदों की कर व्यवस्था का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो गोरखाओं के द्वारा किया गया था। देखिए अब हम चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कर को जान लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कर है कूट कर। ये जो कर है ये आपका नगद के बदले दिए जाने वाला अनाज होता है। दूसरा कर है भेंट कर, तो यह राजा एवं राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट होती है। सीकदार नेगी कर, तो ये परगना अधिकारी को देकर होता है। कनक कर, तो ये दोस्तों सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। डाला कर, तो ये गांव के सयानों को देकर होता था। मो कर, ये दोस्तों हर परिवार पर लागू हुआ करता था। तो चंदों ने दोस्तों बहुत ज़्यादा कर लगाए रखे थे, हर चीज़ पर दोस्तों कर लगाए रखे थे उन्होंने। तो जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये सब कर याद रखने हैं। अगला प्रश्न जो कर है तो वह आपका भात कर है। तो ये बड़े उत्सवों में भात की दावत के रूप में दिया जाता था। भाग कर, तो ये घराटों पर लिए जाने वाला कर होता है। ठीक है, न्योबली कर, तो न्याय पाने के लिए देकर होता है। रोल्य देवल्या, ये दोस्तों राज परिवारों की देवी देवताओं की पूजा के नाम पर दिए जाते थे। ठीक है, बजनिया कर, तो राजा के नृतकों व नृत्यों के लिए दिए कर होता था। ठीक है, तो देखिए नाचने मतलब राजा डांस देख रहा है पर उसके जो नृतक होती थी, जो नाचने वाली महिलाएं होती थी, उनके लिए जो पैसा लिया जाता था तो वह जनता से लिया जाता था। तो इस प्रकार की कर व्यवस्था थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चौपदार, ये राजा के मालवाहक या सामान ढोने के लिए कर लिया जाता था। ठीक है, घोड़ियालो, तो घोड़ियालो मतलब घोड़ों पर जो कर लगा था तो वह भी आपका लिया जाता था। ठीक है, कमीनचारी, सयानचारी, तो ये सयानों को देकर जो किसान से वसूल करते थे। नेक्स्ट कर है दोस्तों हिल यानी कर, तो ये अधूर कर जो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। तो याद रखिएगा कि हिल यानी कर ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों सड़कों की मरम्मत के लिए जो कर लिया जाता था तो वह आपका होता था। पौड़ी कर, तो ये दोस्तों राजधानी की रखवाली के लिए देकर होता था और इसे पहरी भी कहा जाता है। बाजदार कर, तो महाजनों को देकर होता था। ठीक है, ओताली कर, तो राजा की जमीन जो होती थी, ठीक है, तो उस पर कर लिया जाता था। जिउला कर, तो ये दोस्तों नदी पुलों पर लगने वाला कर होता था, इसे सांगा कर भी कहा जाता है। सिरती कर, तो ये एक प्रकार का नगद कर था और प्राय ये दोस्तों माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। अगला कर है राखिया कर, जो कि रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाता था। मांगा कर, तो ये युद्ध के समय लिए जाने वाला कर है और इसमें दोस्तों 2 रुपये कर के रूप में लिए जाते थे। खैनी कपिलानी कर, तो ये कुली बेगार के रूप में लिया जाता था। बेकर, तो दोस्तों अनाज के रूप में दिए जाने वाला कर आपका बेकर होता था। कटक, तो कटक दोस्तों सेना का पर्यायवाची होता है, तो ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर होता है। टाटकर, तो ये दोस्तों सूती
वस्त्रों के बुनकरों के लिए जाने वाला कर होता है। मिजरी तो ये कामगारों से लिए जाने वाला कर था। साहूकर तो दोस्तों लेखकों को देकर जिसे साउली कर भी कहा जाता है। रंतगली कर ये दोस्तों मोनाकोट ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है और ये लेखकों के लिए लिया जाता था। तो ये थी दोस्तों आपकी चंदों की कर व्यवस्था। आपसे कोई भी कर पूछा जा सकता है, सभी कर आपकी महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। तो ढाकर कर ये व्यापार यात्रा से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है। तो दानपुरिया बोली यह बागेश्वर में बोली जाती है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी बातें याद रखनी होंगी कि जैसे त्रिलोचन पांडे जो कि एक प्रमुख साहित्यकार हैं, इनके द्वारा दोस्तों कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पुस्तक को लिखा गया और इस पुस्तक में कुमाऊं की बोलियों को 4 भागों और 12 प्रमुख बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्रिलोचन पांडे की पुस्तक कौन सी है जिसमें कुमाऊनी क्षेत्र की बोलियों को 4 भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना होगा कि कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी आपको जानकारी और दे दें कि ये भैया जो 4 बोलियां हैं तो वह आपकी 4 वर्ग जो हैं तो वह आपके कौन कौन से वर्ग हैं। तो 4 वर्ग ये आपके चारों दिशाओं पर हैं, जैसे दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग और पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। सबसे पहले दोस्तों जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग है इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, जैसे कुमैया, कुमैया जो है तो ये दोस्तों काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली, सोरियाली है दोस्तों सोर क्षेत्र में बोली जाती है जो कि जोहार और पूर्वी गंगोली हाट क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, फिर आती है सिराली, तो सिराली जो बोली है तो यह अस्कोट के पश्चिमी क्षेत्र सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और चौथी आती है दोस्तों अस्कोटी, अस्कोटी ये दोस्तों अस्कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जाती है। मतलब जो पूर्वी कुमाऊनी बोलियां हैं तो ये आपकी जो पिथौरागढ़ में बोले जाने वाली बोलियां हैं तो वह आती हैं। अब दूसरा वर्ग आता है पश्चिमी वर्ग। पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत जो आती हैं तो वह आपकी 6 बोलियां आती हैं। ये 6 बोलियां कौन कौन सी हैं। तो पहली है खस परजिया, ये दोस्तों 12 मंडल और दानपुर बागेश्वर में बोली जाती है। ठीक है, और जो 12 मंडल परगना है तो इसे दोस्तों कुमाऊं का हृदय स्थल भी कहा जाता है। दूसरी बोली आती है पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत पछाई, और पछाई बोली यह आपके रानीखेत अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी बोली आती है दोस्तों फालदा कोटी, ये दोस्तों नैनीताल के फालदा कोट क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी बोली आती है चोगखरिया, चोखरिया जो बोली आती है तो ये दोस्तों चोखरगा परगने के अंतर्गत अल्मोड़ा और चंपावत के बॉर्डर पर बोली जाती है। गंगाई बोली तो ये दोस्तों गंगोली तथा दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और छठी बोली आती है दनपुरिया, ये दानपुर परगना बागेश्वर में बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी वर्ग था इस पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत 6 बोलियां बोली जाती हैं। फिर आता है दोस्तों तीसरा वर्ग उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें 2 बोलियां एक बोली बोली जाती है। ठीक है, और ये एक बोली है जोहारी बोली। जोहारी बोली जोहार व कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है और इस क्षेत्र के भोटिया लोग इस बोली को बोलते हैं। ठीक है, और चौथा वर्ग आता है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में दोस्तों नैनीताल कुमाऊनी या फिर रचभैसी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और जो रचभैसी भाषा है तो ये भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी वाले क्षेत्र में बोली जाती है और इसे दोस्तों नैणतालिया भी कहा जाता है। तो ये 12 बोलियां हैं, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुमाऊनी बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको सीधा बताना होगा कि 4 वर्गों में और 12 बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
कि बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपका बाड़ाहाट से। ठीक है, तो बाड़ाहाट में दोस्तों एक प्रतिमा मिली जो कि बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पर दोस्तों एक तिब्बती लेख लिखा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसकी स्थापना पीसी जोशी के द्वारा की गई थी 1970 में। ठीक है, तो कुमाऊं मोर्चा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जीजे माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो ये कुमाऊं ने अनुवाद जो किया तो हरि राम त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया 1906 में। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो देखिए कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से जो नैनीताल स्थानांतरित किया गया तो वह 1855 में किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 1855 में दोस्तों ब्रिटेन का कार्यकाल था और उसी के समय दोस्तों ये बदला गया। कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना जो की गई थी तो वह 1839 में की गई थी लूसिंगटन के द्वारा। ठीक है, और इसका मुख्यालय अल्मोड़ा को बनाया गया और अल्मोड़ा से नैनीताल ब्रिटेन के समय 1855 में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाही बागान बनाने का श्रेय जाता है। तो श्याम शाही बागान बनाने का श्रेय जो जाता है तो वह आपका श्याम शाह को जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखिएगा। श्याम शाह की बात कर लें तो ये अपने आप में दोस्तों एक महत्वपूर्ण राजा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के समय दोस्तों आपका सती प्रथा का उल्लेख भी देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब ये मरे थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी अलकनंदा नदी में डूबने के कारण, तो इनकी 60 रानियां भी सती हो गई थीं। ठीक है, तो याद रखना है ये दोस्तों 45वें राजा थे। ठीक है, श्याम शाह एक विलासी राजा था जिसकी मृत्यु के पश्चात इसकी 60 रानियां सती हो गई थीं। ठीक है, इसका दोस्तों कोई भी पुत्र या कोई भी संतान नहीं थी, तो इसलिए इसे संतान विहीन राजा भी कहा जाता है। इसी के शासनकाल में ही 1665 में केशव राय मठ की स्थापना महीपति शाह के द्वारा श्रीनगर में की गई थी। ठीक है, जो महीपति शाह हैं तो ये दोस्तों श्याम शाह के चाचा थे, और जब श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो गद्दी पर बैठते हैं तो वह महीपति शाह बैठते हैं। और महीपति शाह दोस्तों कुमाऊं राजा बनने वाला सबसे उम्र का राजा आता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया? तो ये जो घोषित नहीं किया तो ये आपका हरिद्वार का नारसन को नहीं किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि चमोली के पेनखांडा, टिहरी का गंगाड़ और दोस्तों पौड़ी का राठ क्षेत्र ये घोषित किया गया था ओबीसी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो देखिए टिहरी नरेश जो था तो वह मानवेंद्र शाह था जिसने उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, और जो महेंद्र शाह था, मानवेंद्र शाह था, तो मानवेंद्र शाह ये दोस्तों पवार और टिहरी रियासत का भी अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए डांडी मार्च में भाग लिया? तो देखिए डांडी मार्च ये जो आपकी आयोजित की गई थी तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिनों तक आयोजित की गई थी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और दोस्तों इस यात्रा में जो भाग लिया था तो वह ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा भाग लिया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस यात्रा में दोस्तों 79 अनुयायी थे और एक खुद गांधी थे, और 241 मील लंबी यह पैदल यात्रा थी जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक निकाली गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो वायु प्राण,
महाभारत का वन पर्व और स्कंद पुराण का केदार खंड। ठीक है, इन तीनों से गढ़वाल क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों जो नानकमत्ता सीट है तो यह है आपकी एसटी के लिए आरक्षित है, और दूसरी जो सीट है तो वह आपकी चक्राता है, जो कि चक्राता आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपकी आरक्षित है एससी के लिए, एसटी के लिए। तो एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई। तो मसूरी की जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना की गई तो वह 1 सितंबर 1959 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे दोस्तों लाबासना कहते हैं, और इसके आगे आपका जो शब्द जोड़ा गया लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, तो वह कब जोड़ा गया आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। तो ये दोस्तों कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए गढ़वाली चित्रकला ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है और एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है। तो इसकी बात करें हम कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो गढ़वाली चित्रकला का टाइम पीरियड है 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक। ठीक है, गढ़वाल शैली पहाड़ी शैली का ही एक भाग है, जिसका विकास गढ़वाल के नरेशों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 1658 ईस्वी के समय मुगल सल्तनत में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु के बाद दोस्तों शाहजहां के चारों पुत्र आपस में लड़ने लग जाते हैं उत्तराधिकार के लिए। जो शाहजहां था तो वह दारा सिखों को राजा बनाना चाहता था। ठीक है, पर औरंगजेब दोस्तों पावरफुल था, तो वह अपने चारों भाइयों को मारकर, अपने तीनों भाइयों को मारकर खुद दोस्तों गद्दी छीन लेता है। ठीक है, और दारा सिखों का जो पुत्र था सुलेमान सिखो, तो वह अपने चाचा औरंगजेब से डरकर वह उत्तराखंड की ओर भाग आता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये कुमाऊं क्षेत्र में जाता है, और कुमाऊं में जो चंद वंश का राजा था तो वह दोस्तों शरण देने से इनकार कर देता है। फिर ये दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में आता है, और गढ़वाल में 1658 में जो राजा था तो वह पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह दोस्तों इसे संरक्षण दे देता है। ठीक है, और जब सुलेमान सिखो आया तो इसके साथ 2 चित्रकार और 14 सैनिक भी थे, और एक खुद था, तो ये कुल 17 लोग थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये 2 चित्रकार जो थे इनके नाम हैं श्यामदास और हरदास। ठीक है, अब आगे चल के हरदास और श्यामदास में से हरदास जो था तो हरदास के वंशज गढ़वाली शैली का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हरदास का पुत्र आता है हीरालाल, और हीरालाल को ही दोस्तों गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता माना जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों हीरालाल के बाद उसका पुत्र मंगतराम भी एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और मंगतराम का ही पुत्र आता है मोलाराम, और मोलाराम का जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की गई, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मोलाराम का जो टाइम पीरियड था तो वह 1743 से 1833 तक रहा, और ये दोस्तों गढ़वाल शैली का एक महान चित्रकार रहा है। इसे दोस्तों 6 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था टिहरी रियासत के। पहला राजा है प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकिरत शाह, प्रधुमन शाह, सुदर्शन शाह। तो ये 6 पवार राजा थे जिसका इसे संरक्षण प्राप्त हुआ था। और जो कुंवर प्रीतम शाह था तो वह मोलाराम से आर्ट सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर आता था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों क्वेश्चन अगर इससे संबंधित बनेगा तो आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाए कि मोलाराम आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा श्रीनगर में, जो कि 1803 के भूकंप में दोस्तों ध्वस्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1820
ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी? तो 1820 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी मसूरी से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो मसूरी जो भूमि थी तो ये सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों को पट्टे पर दे दी गई थी। ठीक है, कब दी? तो 1820 में दी थी। कितने सालों के लिए? 80 सालों के लिए। ठीक है, अब देखिए मसूरी की बात कर लें तो मसूरी से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। मसूरी को दोस्तों पर्वतों की रानी कहा जाता है और पर्वतों का राजा चक्राता को कहा जाता है। मसूरी को दोस्तों गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मसूरी का संस्थापक था कैप्टन यंग और मसूरी में बनने वाली पहली इमारत है मलिंगार होटल जो कि 1828 में बनी थी। यहाँ पर दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट रहते थे और जो जॉर्ज एवरेस्ट ने 1832 में दी पार्क नाम से एक कोठी भी बनाई थी। ठीक है, और यहीं पर आपकी नक्षत्र सभा का भी गठन किया गया है। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी स्कूल जो बना तो वह 1902 में बना था और यह आपका मसूरी में स्थित है। ठीक है, क्राइस्ट चर्च 1836 में बना जिसकी शैली गोथक शैली है और इसे दोस्तों कैप्टन रेनी टेलर के द्वारा बनाया गया था। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मसूरी क्राइस्ट चर्च की स्थापना कब की गई? 1836 में। इसकी शैली क्या है? तो गोथिक शैली है और बनाया किसने? तो रेनी टेलर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मसूरी नगर पालिका ये दोस्तों हमारे उत्तराखंड की पहली नगर पालिका है जो कि 1842 में बनी थी। ठीक है, और इस नगर पालिका के द्वारा ही इको टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। सबसे पहले इको टैक्स जो वसूला तो वह 2 सितंबर 2009 को वसूला गया। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, मसूरी रोपवे की बात कर लें तो 1970 में बना था। ठीक है, और मसूरी टावर ये 1975 में और ये शुरू जो हुआ था तो वह 77 में हुआ था। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी आती है लाल टिब्बा, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मसूरी, एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया। तो देखिए 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था और उत्तराखंड का दोस्तों एक यह प्रसिद्ध अखबार रहा है। ठीक है, हिंदी का पहला अखबार आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो किया गया तो वह बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो अल्मोड़ा अखबार है तो अल्मोड़ा अखबार को प्रकाशित करने की जो उपज थी तो वह विलियम म्योर के दिमाग की उपज थी। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब जिसके द्वारा दोस्तों इसे शुरू किया गया था, इसकी स्थापना 1870 में की गई और डिबेटिंग क्लब के जो संरक्षक थे तो वह भीम सिंह थे, जबकि डिबेटिंग क्लब की स्थापना में जो अहम रोल निभाते हैं तो वह बुद्धि बल्लभ पंत हैं। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का कार्यकाल की बात कर लें तो 1871 से लेकर 1918 तक 48 वर्षों का इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अखबार था तो यह है अंग्रेजी समाचार पत्र पायनियर का समकालीन रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो समाचार पत्र था तो इसके कई सारे संपादक रहे, जिसमें पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, उसके बाद दोस्तों मुंशी इम्तियाज अली, फिर जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बीडी पांडे। बीडी पांडे 1913 से 1918 तक दोस्तों इसके संपादक रहते हैं और 1918 में दोस्तों ये समाचार बंद हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इस समाचार पत्र के द्वारा एक अंग्रेज था लोमस, तो लोमस के ऊपर एक तीखा व्यंग लिखा गया था, जिस कारण दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर इस अल्मोड़ा अखबार के विकल्प के रूप में एक दूसरा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम है शक्ति समाचार पत्र और यह है 1918 में प्रकाशित किया गया था बीडी पांडे के द्वारा। ठीक है, देशभक्ति प्रेस से। अगला प्रश्न है कि डोकरियानी ग्लेशियर स्थित है। तो डोकरियानी हिमनद यह आपका भागीरथी बेसिन में स्थित है और यह उत्तरकाशी में आता है। अगला प्रश्न है कि
2390 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में पूछा गया है। याद रखिएगा कि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1989 में की गई और उत्तरकाशी में स्थित है, तो यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 10% दर सबसे अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है तो वह आपकी उधम सिंह नगर की है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसकी 10 के वृद्धि दर है दोस्तों 33.45%। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10 के वृद्धि दर कितनी थी, तो आपको बताना होगा 8.81%। ठीक है, सबसे कम जो 10 के वृद्धि दर थी तो वह पौड़ी गढ़वाल की थी -1.41, और दूसरे स्थान पर आता है सबसे कम के मामले में अल्मोड़ा जिसकी माइनस में थी -1.28%। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और 10 के वृद्धि दर के मामले में भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड 18वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि बेटन द्वारा 8वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो बेटन के द्वारा दोस्तों 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, और कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1840 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और यह 20 साला भूमि बंदोबस्त था, और इस समय कुमाऊं कमिश्नर था लूसिंगटन। ठीक है, देखिए 1840 में गढ़वाल में 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ, और कुमाऊं में 1844 में ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया। तो बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम जो दिया था तो वह एटकिंसन के द्वारा दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो कत्यूरी राजवंश है तो यह उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, जिसका संस्थापक था बसंत देव। अगला प्रश्न है कि कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो यह पिंडर की सहायक नदी है, और पिंडर किसकी है, तो ये अलकनंदा की सहायक है। अगला प्रश्न है कि सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी। तो पौड़ी गढ़वाल में गडोली और दोस्तों पौड़ी नाम से जो चाय बागान खोले गए तो वह हटलस्टन के द्वारा खोले गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और अगला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकंदीदार लाल के द्वारा नहीं लिखी गई। तो ये 4 बुक्स हैं, और इसमें से कौन सी एक बुक है जो बैरिस्टर मुकंदीदार के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने 40 क्वेश्चन किए 120 से लेकर 160 तक, और 161वां जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, रोज की भांति आज भी आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनमें से किन किन का SI में सिलेक्शन हुआ है आप ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे दोस्तों हमें भी पता चल जाए कि हमारे साथ दोस्तों कौन साथी हमारे DB के लिए जाएंगे। ठीक है, और उनसे हम दोस्तों मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, तो जिनका इसमें पेपर नहीं था तो वह भी दोस्तों मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका SI का पेपर था ये अपने आप में एक अलग लेवल का था। लेवल मतलब दोस्तों इसका सिलेबस ही अलग था, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग आती है। जो लोग मैथ रीजनिंग की तैयारी करते हैं उन्हीं का दोस्तों इसमें सिलेक्शन होना होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो उत्तराखंड GS होती है तो वह भी नहीं पूछी जाती। 100 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, और 75 मार्क्स का GS पूछा जाता है। तो 300 मार्क्स का पूरा पेपर था, जिसमें से दोस्तों अभी कट ऑफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कट ऑफ अभी जारी नहीं किया, सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं जिनका DB होना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बताना है कि आज की इस क्लास का होमवर्क क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।